हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उसको भी जाना था। एक मोल किसे कहते हैं ये भी हमने जाना था। इसके बाद स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, जिसको हिंदी में रस समीकरण मिति भी कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा और स्टोइकियोमेट्री पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और अपने को चेक करते हैं कि पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या वो हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं उस पे आधारित कुछ प्रश्नों को। पहला एक प्रश्न लिखा है बच्चों, ग्लूकोज का अणु भार तथा इसके एक अणु का भार ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है? ग्लूकोज का अणु भार। याद करिए, मैंने पीछे बताया था कि अणु भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि आगे इसमें बहुत से ऐसे सवाल आएंगे बच्चों जिसमें हमको अणु भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनके अणु भार आप याद कर जाइए। साथ ही साथ अणु भार निकालने के लिए हमको उन यौगिकों का जिनका पूछ रहा है उनका हमें अणु सूत्र भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने अणु सूत्र कैसे बनाते हैं और कुछ प्रमुख अणु यौगिकों के अणु सूत्रों को नोट भी करवाया था। तो यदि अब तक आपने उन चीजों को नहीं देखा है तो एमके केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि बिना उन चीजों को जाने इन सवालों को आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, क्या तरीका आपको बताया गया था अणु भार निकालने का। सबसे पहले इसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सही सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब मैंने कहा था कि जब किसी अणु का अणु भार आप निकालोगे तो उसमें मौजूद परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़ दोगे, क्योंकि अणु परमाणुओं से मिलकर ही तो बना होता है। तो उसको जोड़ दोगे तो यौगिक का अणु भार निकल के आ जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं। जिनको याद होगा उनको पता होगा कि इसका अणु भार 180 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग निकाल के लिए चेक करते हैं। कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 12। तो यहाँ पे परमाणु कितने हैं कार्बन के? 6 हो जाएगा। 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 12। तो 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 6। हो जाएगा 16 × 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 180। कितना निकल के आ जाएगा? 180 आएगा। और इसके आगे जैसे हम लोग लिखेंगे ग्राम प्रति मोल, ठीक है। क्या लिखेंगे? ग्राम प्रति मोल। वो इस ग्लूकोज के 1 मोल का अणु भार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अणु भार निकाला है वो ग्लूकोज के 1 मोल का अणु भार है। हमसे क्या पूछ रहा है आगे कि इसके एक अणु का भार ज्ञात कीजिए। और आपको पीछे बताए थे बच्चों कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कोई भी चीज पूछे आपसे, अणु पूछे, परमाणु पूछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सभी के सभी Na के बराबर अर्थात अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना बताया गया था? 6.023 × 10⁻23। तो इसके एक अणु का भार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस 180 से 1 मोल का जो भार दिया है बच्चों उसमें 6.023 × 10⁻23 से भाग दे देंगे तो ग्लूकोज के एक अणु का भार ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे कर देंगे। 1 मोल के अणु भार में इसके Na संख्या होती है, संख्या, उससे भाग देते हैं 180 बटा 6.023 × 10⁻23। जब इससे हम भाग दे देंगे तो जो मान निकल के आएगा वो 1 अणु का भार हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। इसमें भाग देंगे तो आएगा 2.99 × 10⁻22 ग्राम। कितना आंसर हो जाएगा? 180 में जब इससे आप भाग दोगे तो ये आएगा 2.99 × 10⁻22 ग्राम। तो इस प्रकार से ऐसा आपसे सवाल पूछे तो आप इसको इस तरीके से हल करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस पे आधारित जितने प्रश्न आपको मिले आप इसको हल करेंगे।
आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया बच्चों, किसी दिए गए नमूने में कोई सैंपल दिया है, उसमें कैल्शियम के 6.023 परमाणु हैं, तो कैल्शियम के मोलों की संख्या की गणना कीजिए। आप याद कीजिए, एक मोल जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो मैं बताया था मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि यदि हमको कोई क्वांटिटी मालूम हो तो उसमें मोल की संख्या कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, N = Q/Na। क्या फार्मूला बताया गया था? N = Q/Na, यानी जो भी क्वांटिटी आपको दिया हो उसमें Na से क्या कर देना है, 6.023 1023 से भाग दे दोगे तो मोल की संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे काफी आसान हो जाएगा आपको निकालना। कुछ भी क्वांटिटी दिया हो उसमें आप इस 6.023 1023 से भाग दे दोगे तो इसका मान आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोल निकालते हैं कैल्शियम के। कितना दिया है, क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पे, 6.023 × 10 बटा Na का मान कितना होता है, 6.023 × 10 तो इससे ये कट जाएगा आपका, और इसको जब काटेंगे तो बचेगा बच्चों 10⁻3। ठीक है, नीचे बचा 10⁻3 और जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻3। इसको हम लोग 10⁻3 को बच्चों लोग बोलते हैं मिलीमोल। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मिलीमोल। समझ में बात आ गई सबको? इतना मिलीमोल कैल्शियम के मोल उसमें होंगे। कितना मोल, 10⁻3 मिलीमोल। समझ में बात आ गई सबको? चलिए इसका आंसर एक बार फिर से चेक करते हैं। एक्चुअली बच्चों 10⁻3 को हम लोग बोलते हैं मिलीमोल। क्या बोलते हैं, मिलीमोल। तो इसको आप बोल सकते हो कितने मोल हो गए इसके, 1 मिलीमोल। समझ में बात आ गई? 10⁻3 को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मिलीमोल। तो कितना हो गया, 1 मिलीमोल, यानी कैल्शियम के इतने परमाणु में कैल्शियम के 1 मिलीमोल होंगे। समझ में बात आ गई? तो इस प्रकार से यदि आपको क्वांटिटी दिया हो तो आप मोल की संख्या की गणना करोगे। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 11.2 मिलीलीटर मेथेन गैस का एक नमूना किसी अभिक्रिया के लिए दिया गया है। ठीक है, मेथेन गैस है, उसका 11.2 मिलीलीटर यहाँ पे दिया गया, मात्रा दिया गया है। ज्ञात कीजिए मेथेन के कितने मोल होंगे एसटीपी पर, यानी 11.2 मिलीलीटर मेथेन में मेथेन के कितने मोल होंगे, ये पूछ रहा है हमसे। तो याद करिए गैसों का आयतन यदि आपको मालूम हो और मोल पूछे तो उसके लिए भी एक फार्मूला बताया गया था, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या बताया गया था, इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया था कि यदि आपको आयतन मालूम हो और मोल निकालने के लिए बताया तो N = V/22.4 लीटर प्रति मोल। ठीक है, और ये किसमें दिया हो, आयतन में किसमें दिया हो, लीटर। फार्मूला क्या बताया गया था, N = V/22.4। समझ में बात आ गई? चूंकि यहाँ पे लीटर में न देके किसमें दे रखा है बच्चों, मिलीलीटर में दे रखा है, तो इस मिलीलीटर को किसमें बदल लेंगे, हम लीटर में बदल लेंगे। समझ में बात आई? कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 11.2 × 10⁻3 से इसमें गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि दिया है मिलीलीटर में। समझ में बात आई? तो इसको लीटर में बदलने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद नीचे लिखेंगे 22.4 लीटर प्रति मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11.2 से 22.4 कट जाएगा तो बचेगा 1/2 × 10⁻3। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, 0.5
और 10 ज्यादा 3 ऋण 3 का मतलब क्या होता है अभी बताएं, इसको मिली मोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे यूनिट लगा देंगे मिली मोल। समझ में बात आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि 11.2 मिलीलीटर मेथेन गैस में मेथेन के कितने मोल होंगे? 0.5 मिली मोल होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से हल करेंगे। तो आई होप आपको इस प्रकार का प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से इसको हल कर लोगे। इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ आगे अन्य सवालों को देखते हैं। आइए कुछ अन्य सवालों को देखते हैं जो स्टोइकियोमेट्री पे आधारित हैं। बच्चों, इस तरह के जब भी सवाल आपसे पूछा जाए जो स्टोइकियोमेट्री पे आधारित हो, उसके लिए आप उस सवाल से संबंधित बैलेंस समीकरण सबसे पहले लिखोगे। बिना बैलेंस समीकरण लिखे स्टोइकियोमेट्री पे आधारित प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको समीकरणों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है बच्चों कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए कितने मोल मेथेन का दहन होगा। तो आपको इस अभिक्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि मेथेन का जब दहन होता है तो किससे क्रिया कराते हैं और क्या क्या बनता है। बच्चों, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का, मेथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की क्रिया बच्चों, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण होता है। और एक चीज और जान लीजिए कि जब भी दहन की क्रिया आपको लिखनी हो, किसी भी पदार्थ के दहन की क्रिया लिखते हैं तो उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं। समझ में बात आ गई? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए इसका समीकरण बनाते हैं। CH4 प्लस दहन हो रहा है, पहले सवाल में बता रहा है, तो दहन को इस क्रिया किससे करानी है? ऑक्सीजन से करानी है। और जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है बताओ क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो ये तो इसका समीकरण हो गया। लेकिन इसकी स्टोइकियोमेट्री सही करने के लिए बच्चों हमको इसका बैलेंस समीकरण चाहिए। तो समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइड्रोजन भी आपका 4 हो गया और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से बच्चों इस समीकरण की जो स्टोइकियोमेट्री है वो सही हो गई, अर्थात ये बैलेंस समीकरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। सवाल क्या कर रहा है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए कितने मोल मेथेन का दहन होगा। तो आप जरा इस समीकरण को ध्यान से देखिए बच्चों। 1 मोल, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें मतलब कितना मोल? 1 मोल मेथेन के दहन से 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। समझे बात आ रही है? तो ये जो समीकरण है इसमें मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल का जो रेशियो एक समान है। तो यदि इसमें से किसी का भी हम लोग मोल निकाल लें तो हमको दूसरे का मोल मालूम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मोल एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें डाटा किसका दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है। तो हम इस सवाल के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल को निकालेंगे। और मोल निकालने का फार्मूला क्या बताया गया था बच्चों? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए फार्मूला बताए थे गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी भी पदार्थ का यदि हमको उसका मास यानी द्रव्यमान दिया हुआ है तो उसके मोलर मास उसमें भाग दे देंगे तो हमको उसके मोल मालूम हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहाँ में कितना दिया हुआ है आपको? देखिए 22 दिया हुआ, 22 ग्राम दिया हुआ है, और बटा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, जो कि आपको पिछली वीडियो में निकालना बताया था। मैंने इसीलिए कहा था बच्चों कि इनको याद कर जाइए। सवाल में मोल कॉन्सेप्ट में जब सवाल आगे लगाओगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है बच्चों 44। कितना होता है? 44। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 22/44 को जब सॉल्व करोगे बच्चों तो
1/2 आएगा। इसको आप लिख सकते हो बराबर 0.5 मोल। क्या लिख सकते हो? 0.5 मोल। ठीक है, आधा 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल निकल के आ गए? 0.5 मोल निकल के आ गया। तो अभी मैं बता रहा था कि जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का इस समीकरण में निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही मोल का इसमें मेथेन का यूज भी हो रहा है। तो इन दोनों के मोल बराबर हैं इस समीकरण के अनुसार। तो यदि इसमें 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, दैट मीन्स बच्चों इसमें मेथेन के कितने मोल प्रयोग हो रहे हैं? 0.5 मोल ही प्रयोग हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 0.5 मोल मेथेन के दहन से 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से समीकरण के साथ तो 1 मोल यूज हो रहा है, 1 मोल उत्पादित हो रहा है। लेकिन 22 ग्राम यदि इसके उत्पादन के लिए पूछे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल यानी 44 ग्राम उत्पादित हो रहा है, तो इसके आधा से इसका 22 ग्राम उत्पादित होगा। लेकिन सवाल लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, तो इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे लगाओगे। सही है, चलिए दूसरा एक सवाल ले लेते हैं। लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट के द्रव्यमान की गणना कीजिए। किसके द्रव्यमान की गणना करनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसके अपघटन से पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल देती है। तो इसमें 2 समीकरण बच्चों हम लोग को लिखना पड़ेगा। सबसे पहला समीकरण कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ये सोडियम कार्बोनेट क्रिया कर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर ले रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है और इसकी स्टोइकियोमेट्री सही करने के लिए हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक्चुअल में बच्चों 10वीं में आप पढ़ के आए हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और जल का 1 मोल मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रयोग हो रहे हैं बच्चों? 1-1 मोल प्रयोग हो रहे हैं, अर्थात इन दोनों के मोलों की जो संख्या है वो समान है। चलिए अब डाटा क्या दिया हुआ है हमको? इसमें हमको सोडियम कार्बोनेट का की मात्रा दे रखा है, तो इसके हिसाब से हम इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या फार्मूला है? गिवन मास बटा मोलर मास। तो बच्चों इसमें सोडियम कार्बोनेट का मास कितना दे रखा है? 10.6 और बटा सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है? 106। तो 106 से इसमें भाग करेंगे, ये आएगा बच्चों 1/10। ठीक है, तो इस समीकरण के हिसाब से सोडियम कार्बोनेट का बच्चों मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1/10। और ये बताइए कि जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी प्रयोग हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पूछे तो वो भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 1/10। कार्बन डाइऑक्साइड के 1/10 मोल इसमें खर्च हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि CaCO3 के अपघटन से, ठीक है, कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है? 1/10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसकी मात्रा हमको पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से हम इसकी मात्रा को बताएंगे। अब दूसरा समीकरण यहाँ पे होगा बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कैसे होता है, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको Na2 को CO3 को NaCO3 में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, इसको जब हीट देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों टूट जाता है। तो अब बताइए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, ये भी समीकरण बैलेंस है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल अपघटित होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ही मोल तो दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इस समीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हो जाएंगे? कितने मोल? यहाँ पे 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही यहाँ पे खर्च हो रहा है, और उतनी ही मात्रा तो इसको क्या कर रही है? NaCO3 में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के हैं
उतने ही मोल इस समीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट के भी होंगे, अर्थात कितना 1/10। अब इसकी मात्रा हमसे पूछ रहा है तो मोल हमको मालूम हो और मात्रा पूछे तो पीछे आपको फार्मूला बताए थे कि मोल में इसके मोलर मास से यदि मल्टीप्लाई कर दें, मोल में इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको इसका क्या निकल के आ जाएगा, भार निकल के आ जाएगा। तो कर देते हैं, मोल इसका कितना है बच्चों 1/10 और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, अणु भार कितना होता है 100 होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे बढ़ जाएगा 10, तो कितना ग्राम निकल के आ जाएगा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से, ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो इस Na2CO3 के 10.6 ग्राम को NaSCO3 में बदलने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरह के सवाल समझ में आ गए होंगे। ऐसे जितने भी सवाल आपकी बुक में दिए गए हैं उनको आप तब तक हल करेंगे, शेष चीज अगली वीडियो में। तब तक के लिए